नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़। हमारे सामने एक लड़का बैठा है जिसका नाम जय गर्ग है। ये कुछ वर्ष पहले करोड़पति था, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, लेकिन आज इसके हाथ में कुछ नहीं है। इसका सब कुछ एक साजिश के तहत इसके ही रिश्तेदार, इसके ही बुआ के लड़के और इसके ही दोस्तों ने सब कुछ धीरे धीरे करके लूट लिया। अब इसने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ी। दिखाइए एफआईआर। और मैं आपको बताता हूँ, ये एफआईआर है जो मुजेसर थाना में दर्ज हुई है। एफआईआर नंबर 123 दिनांक 25/2/2021 आईपीसी 120B 406 420 467 468 471 472 फ्रॉड और धोखाधड़ी का मुकदमा इन्होंने दर्ज कराया है मुजेसर थाने में। अब मैं इनसे बातचीत करता हूँ, इनकी क्या परेशानी है। क्या नाम है आपका? जय गर्ग। कहाँ रहते हैं? 11 से संजय कॉलोनी। संजय कॉलोनी में रहते हैं। और आपकी वहीं पर दुकान थी करोड़ों रुपए की, जिसे आपने बेच दिया था? जी सर। किसने बिकवाया था? सर ये साजिश के तहत मेरे बुआ के लड़के ने। क्या नाम उसका? विजय मंगला। विजय मंगला। बंटी बंसल। उसने बिकवा दिया आपका करोड़ों रुपए की वो दुकान थी। कहाँ पे थी? सर एकदम चौक की दुकान थी, पंजाब रोलिंग चौक पे दुकान थी वो। पंजाब रोलिंग चौक पर सेक्टर 23 में दुकान थी, करोड़ों रुपए की। 250 गज का पूरा एरिया था सर। 250 गज का पूरा एरिया था, मेरा था। कब बिकवाई गई? सर 2019 के जून में बिकवा दी गई थी मेरे से। 2019 जून में दुकान बिकवा दी गई। 250 गज का पूरा एरिया था, दुकान थी। कितना किराया आता था उस वक्त? लगभग 70-75 हजार किराया। 70-75 हजार किराया आता था। और क्या कह के बिकवाई थी? कि तो इसको बेच दे तो हम 3 लाख रुपए महीना कमाई करेंगे। तो इसी साजिश में को लेके उन लोगों ने दबाव देके बिकवा दी गई। अच्छा, ये एफआईआर आपने दर्ज करवाई है मुजेसर थाना में। जी। किन लोगों ने आपके साथ फ्रॉड किया? कितने नाम हैं इसमें जो आप आरोपी हैं जिन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया? दिखाइए। सर फ्रॉड करवाने वाला का नाम था विजय मंगला, बंटी बंसल, रोहित वर्मा, अच्छा, नवाब, कुणाल चौधरी, अमन वालिया, पवन बेगराज, पुनीत मैकेनिक, नोएडा। अच्छा, इन लोगों ने फ्रॉड किया आपके साथ। जी। ये बंटी कौन है? बंटी बंसल। बंटी बंसल सर जब मैं बुआ के यहाँ रहने लगा था, विजय मंगला जिसकी मम्मी है। अच्छा। तो सर उसने मेरे को वहीं पे उसका दोस्त मिला था विजय मंगला का, जिसका नाम बंटी बंसल था। अच्छा, विजय मंगला आपका जो बुआ का लड़का है। जी। कहाँ रहता है ये सर डबुआ कॉलोनी में रहता है, एयरफोर्स रोड के पास। डबुआ कॉलोनी एयरफोर्स रोड के पास रहता है। और यही जड़ है जो फ्रॉड शुरू हुआ, इसी की वजह से शुरू हुआ। प्लॉट इसने बिकवाया। आखिरी से लेकर शुरुआत तक यही जड़ है और यही जड़ रहा है। अच्छा, ये और बंटी। जी। अच्छा, तो अब फ्रॉड कैसे हुआ ये बताइए। सर फ्रॉड में तो सर ऐसा हुआ कि इन लोगों ने मेरा 70-75 किराया आता था, उसमें ये लोग मेरे से कुछ ले नहीं पाते थे। तो इन लोगों ने ये साजिश बनाई विजय बंटी ने मिलके कि भाई तेरे घर पे तो रहता ही है, इसे भैला पुसला दे। इसकी 1.5-2 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अच्छा। इसे भैला पुसला के तैयार कर 1 करोड़ में बेचने के लिए कैसे भी। बाकी बेचने की जिम्मेदारी मेरी है। आप इनके घर पे रहते थे, विजय मंगला के घर पे? जी। ऐसा क्यों? आपका घर नहीं है? सर दरअसल मेरे माता पिता के एक्सपायर होने के बाद मैं अपने ताऊ बाबू के साथ रहता था। अच्छा। उन लोगों ने मेरे से दबाव बनाने की कोशिश करी। तो ऐसे करते करते मैं अपने बुआ के लड़के से मिला। अच्छा। तो वहीं से मैं उनके साथ रहना चालू कर दिया। मतलब आप ताऊ के पास रहते थे, लेकिन वहाँ रहने नहीं दिया गया? रहने नहीं दिया गया। मजबूरी बस आप अपनी बुआ के घर रहने चले गए। कहाँ पर? डबुआ कॉलोनी। अच्छा, उसके बाद आपकी जो दुकान थी आपके नाम थी ना, पंजाब रोलिंग चौक पर? पूरा कंप्लीट मेरे नाम पे था। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा कि दुकान भेज दो। ये किसने बोला था? विजय मंगला। विजय मंगला ने बोला था। अच्छा, क्या बातचीत हुई थी उस वक्त बताइए। उन्होंने सर मेरे से कहा था कि तेरा 70-75 किराया आ रहा है, इससे तो कुछ नहीं कर पाएगा, बल्कि वाह तेरा ताऊ का लड़का जो है वो देखो दुखी करता रहेगा हमेशा आओगे। तो मेरी बात सुन, तेरे पे तेरी प्रॉपर्टी के कागज भी नहीं है, वो तेरे ताऊ के लड़के ने दबा रखे हैं। तो मेरी बात मान ले, इस प्रॉपर्टी को 1 करोड़ में बेच ले। मानता हूँ थोड़ा घाटा है, लेकिन हम इसे 3 लाख रुपए महीना आराम से कमा लेंगे। अच्छा। फिर ऐसे कह के विजय बंटी ने मेरे को मई या जून में मेरे को मेरी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ में बेचने के लिए मेरे को राजी कर लिया। अच्छा। जैसे ही मैं राजी हुआ तो उन्होंने मेरे से कहा कि भाई तेरी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की नहीं बिक रही है, 90 लाख तक की बिकेगी। मैंने की भैया बिकवा दो। फिर 90 लाख में मेरे से एग्रीमेंट करने के बाद उन लोगों ने जून में मेरा एग्रीमेंट हुआ था और सितंबर में मेरे को 80 लाख रुपए पकड़ाए थे।
ठीक है। कैसे पकड़ा है, कैश पकड़ा है या खाते में? उसमें सर 50 लाख के आसपास तो अकाउंट में आए थे और धीरे धीरे करके कुछ कैश आए थे। इसलिए विजय मंगला ने 90 लाख में 10 लाख रुपए की गड़बड़ कर दी थी, क्योंकि 10 लाख कैश आए थे। 90 लाख रुपए की बातचीत हुई थी, 80 लाख रुपए आपको मिले, 10 लाख नहीं मिले। तो आपको ऐसा लग रहा है कि 10 लाख रुपए जो विजय मंगला खा गया बीच में? जी। अच्छा ठीक है, आगे क्या हुआ? आगे सर इन लोगों ने आपने पूरा 80 लाख रुपए जो कैश भी है तो सारा खाते में डाल दिया था? नहीं सर, कुछ मेरे पास जब पीपीटी फ्लैट में रहता था वहाँ कुछ कैश पड़ा रहता था। अच्छा। अकाउंट में जो है वो तो अकाउंट में रहता ही था। अच्छा, जब पैसे आपके पास आ गए तो आप क्या बीपीटीपी रहने पहुंच गए थे? पहले आप विजय मंगला के पास मंगला के रहता था, लेकिन जैसे ही विजय मंगला ने जून में मेरा एग्रीमेंट कराया, एग्रीमेंट के टाइम में मैंने 9 लाख रुपए टोकन मनी आई थी। अच्छा। तो वो जैसे मेरे को टोकन मनी आई, विजय मंगला ने तभी मेरे को बीपीटीपी फ्लैट में शिफ्ट कर दिया। अच्छा। ताकि वो मेरे पैसों से अय्याशी कर सके, वहाँ मेरे पैसे बर्बाद करवा सके। अच्छा, वो भी मिलने जाता रहा? नहीं पाता। अच्छा। तो वहाँ पर आपको शिफ्ट करा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर ऐसे कुछ कितने पैसे रह गए आपके खाते में, ये बताइए। आज के टाइम पे सर मेरे पास कुछ नहीं, उस वक्त कितने रह गए जब सारा 80 लाख रुपया मिल गया? 50 लाख आपके खाते में थे, बाकी आपने कैश रख लिया, ठीक है जी सर। तो टोटल कितने पैसे थे उस वक्त? 80 लाख के आसपास थे। 80 लाख के आसपास थे जी। आज कितने बचे हैं? आज सर लाख रुपए मुश्किल ही होंगे अगर गिने तो। यानी आपके करीब 79 लाख रुपए सब इन्होंने धीरे धीरे करके खत्म करवा दिया। अब कैसे खत्म करवाई ये बताइए। सर पहले तो मेरी प्रॉपर्टी विभाग के 50-60 लाख का मेरे को सीधे से नुकसान तो वही करवा दिया। ठीक है। उसके बाद सर जब मेरे पे 80 लाख रुपए सितंबर में आए तो उन लोगों ने अक्टूबर में मेरे को एक फर्जी गाड़ी जिसका नंबर PIG 7 का भी था ही नहीं, वो मेरे को PIG 7 खाली कहकर 30 लाख की मेरे को गाड़ी चाहिए थी। कौन सी गाड़ी है, क्या मॉडल है? ये जैगवार गाड़ी थी 2011 XJL, और ये गाड़ी मेरे को बंटी बंसल ने दिखाई थी। अच्छा, कहाँ पर दिखाई थी? बंटी बंसल ने पहले मेरे को गाड़ी व्हाट्सएप के द्वारा दिखाई 1 तारीख को, फिर 3 तारीख को विजय बंटी बंसल, रोहित वर्मा व कुणाल चौधरी मेरे को दिल्ली ये गाड़ी दिखाने लेके गए थे 3 तारीख को। दिल्ली में कहाँ? दिल्ली में सर अशोक विहार खड़ी थी 3 तारीख को। तो अच्छा। उसके बाद जब हम वापस आए तो 10 तारीख को हम दोबारा गए, तब ये गाड़ी हरमन वालिया के ऑफिस खड़ी थी जो कि दिल्ली में है, जनकपुरी वेस्ट में। अच्छा। वहाँ सर इन गाड़ी मेरे को दिखाने के बाद इन लोगों ने नकली कागज दिखा के मेरे से वो गाड़ी 30 लाख में मेरे से टोकन मनी करवा दिया। अच्छा। फिर 11 तारीख को हम दोबारा गए। 30 लाख रुपए कैसे दिए आपने? सर 30 लाख मुझे 15 लाख आधे व्हाइट आधे कैश, 15 लाख मैंने अकाउंट के थ्रू दिए, 15 लाख मैंने कैश के थ्रू दिए। अच्छा ठीक है, 30 लाख रुपए चले गए। जी सर। जगुआर गाड़ी क्या कह के खरीदवाई थी इन लोगों ने? जयगौर गाड़ी उन्होंने ये कह के करवाई थी कि जय भाई हमने तेरे से कहा था ना कि अगर तुमने प्रॉपर्टी बेच देगा तो तेरे को 3 लाख महीने कमवाएंगे, तो तू जयगौर गाड़ी ले ले। इस गाड़ी के एक रात के 30,000 मिलते हैं अगर डोली डाली पे बुकिंग पे जाती है तो। अच्छा। और मेरे पे अच्छा काम है, बंटी बंसल कहता है कि मेरे पे अच्छा काम है, अगर मैं तेरी गाड़ी महीने में 5 बारी भेज देता हूँ तो तेरी 1.5 लाख की इनकम तो यही बनेगी 30 लाख से। ये कह के उसने मेरे को बहकावे में लेके ये मेरे को गाड़ी दिलवा दी गई। ठीक है, आगे क्या हुआ? उसके बाद सर हम पेमेंट करने के बाद गाड़ी वहां से वापस ले आए। गाड़ी लाने के बाद सर उन लोग मेरे से उसी दौरान अक्टूबर में, मेरे को ज्यादा टाइम भी नहीं लेने दिया, अक्टूबर में ही जो मेरे बाकी के 50 लाख थे वो ब्याज के कह के विजय मंगला द्वारा 10 लाख करके इसमें विजय मंगला, बंटी बंसल व रोहित वर्मा ने 10 लाख करके मेरे से ब्याज के द्वारा बिना किसी लिखत पढ़त के, क्योंकि मेरे पे विजय मंगला पे मैं भरोसा करता था, उसी कहने पे मैं सब कुछ चल रहा था, तो उसने मेरी ये सारे पैसे ब्याज पे लगवा दिए। यानी 10 लाख रुपए ये आपसे ले लिए गए? इन्होंने लिए थे? जी इन्होंने ही लिए थे, लेकिन इन सब में विजय मंगला वो था, बीच में था। अच्छा। मैं बैठा हूँ तो दिक्कत मत ले। अच्छा, यानी आपसे 10 लाख रुपए करीब 30 लाख रुपए 3 लोगों को दिलवा दिए गए, किसका ब्याज आएगा? जी सर। अच्छा, विजय मंगला मीडिएटर बना था, कि मैं बैठा हूँ तेरा पैसा कहीं नहीं वो हर चीज में मीडिएटर था, जयगौर से लेके ब्याज से लेके प्रॉपर्टी बिकवाने में लेके आज मैं जिस कंडीशन में हूँ सर, हर चीज के पीछे 30 लाख रुपए वो भी चले गए। जी सर। क्या वो पैसे मिले आपको? 1 रुपया नहीं मिला सर उसका। नहीं मिला, वो भी खा गए? जी सर। चलो 30 लाख ये खा गए, 30 लाख की गाड़ी जी आपकी ले लिया आपने। जी सर। 60 लाख आपके ये चले गए। जी सर। अब कितने बचे थे? सर उसके बाद में लगभग 15 से 20 लाख बचे थे। ठीक है। तो विजय मंगला का मन नहीं भरा था। हाँ। तो उसने बंटी बंसल ने यह प्रोग्राम बनाया कि भाई हमने इसके 60-70 लाख तो कमा लिए हैं, क्यों ना एक काम करा जाए कि अनाथ लड़का तो है ही, इसके पीछे कोई कार्रवाई करने वाला भी नहीं है। अच्छा। तो हम इसकी पॉलिसी करवा देते हैं, एक ऐसी पॉलिसी जिसकी सालाना राशि 6 लाख रुपए इसको भरनी पड़ेगी। अच्छा। और उसमें अगर गलती से मर जाता है, इसको एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको लगभग 1.25 करोड़ रुपए हमें उसका बेनिफिट मिलेगा नॉमिनी को।
नॉमिनी कौन बना उसमें? नॉमिनी उसमें वो भगा के विजय मंगला बना था। अच्छा, कितने पैसे साल में देने थे? 6 लाख? 6 लाख देने थे, हर महीने 50,000 रुपए कहीं ना कहीं से कंपनी को देने ही पड़ेंगे। ओहो, इतनी बड़ी पॉलिसी, इतनी बड़ी 6 लाख रुपए सालाना? क्योंकि इतनी मोटी पॉलिसी लेने का उनका ये मकसद था कि जितनी मोटी पॉलिसी लेंगे उतना मोटा विजय बंटी। तो 6 लाख रुपए दिए थे आपने पहली बार? मैंने पहली बार में दे दिए थे सर, 1 साल के पूरा प्रीमियम। चलो 6 लाख ये भी चले गए जी। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद सर मेरी ये भी चले गए, मेरे भी 10 लाख रुपए कुल बचे। फिर वो इन लोगों ने वैसे ही खराब करवाए हैं सर, इधर उधर जाने में ये सब। उसमें कार का क्या हुआ? कार का सर ये हुआ कि पहले जब हम 11 अक्टूबर को गाड़ी वहां से लेके आए तो सर 29 अक्टूबर या ऐसे कुछ 2019 में भाई दोज थी। उसके अगले दिन मैं इस बुआ के लड़के के यहाँ से वापस आ रहा था, तो बुआ के लड़के ने अपने ही 2 एक पुलिस वाले होमगार्ड टाइप वहाँ खड़े करवा रखे थे बाटा पुल के ऊपर। अच्छा। तो मैं वहां से लेके गाड़ी अपनी जैगवार गाड़ी लेके मैं अकेला आ रहा था। मैंने सीट बेल्ट वगैरह सब लगा करी थी, मैं कागज से पूरा था। तो वो 2 होमगार्ड मेरे को रोकते हैं। वो नकली पुलिस वाले तो नहीं थे? पुलिस वाले नकली थे, लेकिन उनको खड़ा किया गया था विजय बंटी द्वारा। अच्छा। वो किस द्वारा खड़ा किया गया था ये मेरे को नहीं पता। उनको राशि दी गई थी या वो किसी जानकारी में थे या क्या था मेरे को नहीं पता। ठीक है, आपको रोक लिया गया? मेरे को वहाँ पे रोक लिया गया। वहाँ रोकने के बाद सर मेरे से कहा गया कि आपकी इतनी बड़ी गाड़ी है, आपको एक बार चेकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ियों में हमें सुनने में आया कि फरीदाबाद में डेड बॉडी सप्लाई हो रही है। अच्छा। तो मैं निडर होके उनको अपनी गाड़ी चेक कराई, क्योंकि मेरे को पता था मेरी गाड़ी में ऐसी कोई भी लाश वाश नहीं है। तो मैंने बाटा पुल से गाड़ी नीचे उतरवाई, उन दोनों हवलदार को चेक कराई। गाड़ी में जब उन्हें कुछ भी नहीं मिला तो उन्होंने मेरे से मेरी चाबी छीन ली। वहाँ मेरे को धमकाने लगे कि जैसे जो सकता है वो कर ले, हम पुलिस बूथ में बैठे हैं। तो वो मेरी चाबी लेके पुलिस बूथ में चले गए। अच्छा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ। तो वहीं पे अचानक से विजय बंटी का दोस्त पहले से ही खड़ा हुआ था, वो मेरे पास आता है। क्या नाम उसका? उसका सर मुझे नाम तो नहीं पता, क्योंकि मुझे कम ही मिलता हूँ, मुझे बहुत कम मिला है। ठीक है सर, वो मेरे पास आता है, वो मेरे से बोलता है कि ये भाई आप यहाँ क्यों खड़े हो और ये गाड़ी कैसे यहाँ पे खड़ी कर रखी है आपने? मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे मेरे को ऊपर रोक लिया था और ऐसे ऐसे कोई बात हुई थी। तो उन्होंने कहा रुको मैं विजय बंटी को बुला देता हूँ। फिर उन्होंने विजय बंटी को बुलाया, तो ये फील्डिंग तो विजय बंटी की थी पुलिस वाली। तो विजय बंटी आराम से आधे घंटे में आ रहे हैं, वरना डब्बू एयरफोर्स रोड से हार्डवेयर चौक पे आने में कितना टाइम लगता है? मुश्किल से 5 या 10 मिनट, लेकिन आराम से 1 घंटे में आए हैं ताकि मैं थोड़ा डर जाऊँ। तो सर वो आराम से 1 घंटे में आए। उसके बाद आने के बाद विजय बंटी मेरे से बोलते हैं कि क्या बात हुई। मैंने जो भी बात हुई थी उन्हें बताया। उसके बाद वो पुलिस वाले पे गए और उनसे बोला कि भाई मतलब मुझे तो पता नहीं था क्या बात उनकी हुई है। वो पुलिस वाले के पास गए, वो मेरे पे वापस आते हैं। तो विजय बंटी मेरे से बोलते हैं कि पुलिस वाले तो उल्टी बात कर रहा है, वो 2 लाख रुपए मांग रहा है, लेकिन ये 2 लाख रुपए चालान के नहीं है, ये इसके ऊपर की कमाई है। अच्छा। मैंने बोला भैया अगर ऊपर की कमाई है तो 500,000 रुपए होती है ना, 2 लाख रुपए मैं किस चीज के दूंगा? तो मेरा चालान ही काट देगा। मेरे पे ड्राइविंग लाइसेंस अगर नहीं है मेरा चालान काट उस चीज का, जो भी बनता है 10-5 हज़ार का, 2 लाख किस बात के? तो ऐसे मेरी बहस बहस हुई। फिर कैसे ना कैसे करके विजय बंटी ने मेरे को दबा दिया और मेरे से कहा कि तू फ्लैट पे चल, पैसे उसको देने पड़ेंगे वरना तेरी गाड़ी सीज कर देंगे। तो मैं फिर उसके साथ विजय बंटी के साथ अपने फ्लैट पे गया। वहां से मैंने 1.5 लाख रुपए उठाए और लेके अपने वापस यहाँ पे आया बाटा पुल के पास। फिर मैंने वो 1.5 लाख रुपए विजय बंटी को दिए। अब उन्होंने आगे करा पुलिस वाले को दिए नहीं दिए क्या किया मुझे नहीं पता। मैंने 1.5 लाख उनके देने के बाद विजय बंटी चाबी लाके मेरे हाथ में दे दी उन लोगों ने। अच्छा अच्छा जी। तो 1.5 लाख रुपए ऐसे खा गए जी। आगे क्या हुआ? आगे सर 1.5 लाख रुपए उन्होंने खाए। तो उसके बाद मैंने उनसे 2-3 दिन कलेश करा कि भैया जब मैंने पुलिस वाला मेरे से कह रहा है कि तेरी गाड़ी का नकली नंबर है, मैंने तो 7 लाख रुपए PIG 7 के जो मैंने आपके द्वारा खरीदा है, अगर उस नंबर के 7 लाख रुपए दिए हैं तो नंबर नकली क्यों है? तो ऐसे करते करते मेरे 2-3 दिन बहस चली। ऐसे करते करते सर 11 नवंबर आई। 11 नवंबर को बंटी बंसल ने मेरी गाड़ी में माइनर डिफॉल्ट था, बैटरी से मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो माइनर डिफॉल्ट था। तो उसने बंटी बंसल ने क्या करा, मेरी गाड़ी अपने आप ही एक नोएडा में उसका मैकेनिक है कोई, पुनीत नाम है उसका, उसके यहाँ गाड़ी खड़ी करवा दी। और बंटी ने मेरे से कहा कि भाई इसमें 30-40 हज़ार काम है, अगर आप बोलो तो मैं कर देता हूँ और गाड़ी फिर बढ़िया पूरी सर्विस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कहा भैया अगर काम 30-40 हज़ार का है और सर्विस हो जाएगी पूरी तो कर दो, अगर ज्यादा खर्चा तो मैं पहले बता दो। इसने कहा नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी माइनर डिफॉल्ट है। तो मैंने क्या किया उसको परमिशन दे दी। उसने 30-40 हज़ार का काम मेरे से कह के काम चालू तो करवा दिया। लेकिन जब 1 हफ्ते बाद मैं गाड़ी लेने पहुंचा तो वो मेरे से कहता है कि 2.5 लाख रुपए का बिल बन गया है काम करते करते, या तो गाड़ी दे दे तो या तो पैसे दे दे या तो गाड़ी देखो हम ले जाने नहीं देंगे। तो विजय बंटी भी मैकेनिक के पक्ष में ही बोल रहे थे। अच्छा। मेरे को पूरी तरह दबाया दिया जा रहा था, मेरे को जाने नहीं दिया जा रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से उनसे मोहलत मांगी। मैंने कहा मैं अभी इतने पैसे लाया नहीं हूँ, अभी तो मैं खाली 50,000 रुपये लेके आया था क्योंकि आपने इतने बताए थे
मेरे को अब 1 दिन का टाइम दो, मैं कल आपके पैसे लेके आता हूँ और कल मैं अपनी गाड़ी ले जाऊंगा। फिर अगले दिन मैं गया, अपने फ्लैट से मैंने 2.5 लाख रुपए उठाए और मैकेनिक को दिए, तब उसने मुझे वो गाड़ी मेरी लेके आने दी 18 नवंबर को। अच्छा, तो कितनी बार इस तरह से पैसे खाए गाड़ी भेज के अपने मैकेनिक पर? सर एक बार तो मैंने बताया आपको, वो पुलिस वाले को के 1.25 लाख वहाँ खराब करवा दिए। एक बार सर मैकेनिक पे 2.5 लाख रुपए वो खराब करवा दिए। उसके वजह से इसने मैकेनिक पे मेरी गाड़ी खराब करवाई, तो मेरा इस गाड़ी से मन उठ चुका था। मेरे कोई गाड़ी समझ नहीं आ रही थी, वहाँ मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे साथ ये लोग गलत कर रहे हैं। तो मैंने थकार के इन लोगों से ही कहा कि भैया आप मेरी गाड़ी बिकवा दोगे, मुझे जितने पैसे मिलेंगे आप बता देना। तो उन्होंने कहा चलो हम तेरी गाड़ी 15 लाख तक की कोशिश करेंगे बिकवाने की। मैंने की भैया मैंने 30 लाख के लिए 15 लाख तक की बिकेगी, चलो घाटा तो है, लेकिन हम निकलवाओ क्या कर सकते हैं, मुझे तो नॉलेज है नहीं। तो उन लोगों ने ऐसे कर के मेरे से 15 लाख में गाड़ी बिकवाने की कही। फिर ऐसे करते करते सर 30 नवंबर एक तारीख आई, उसमें बंटी बंसल मेरे पास आता है और मेरे से कहता है जय भाई एक बुकिंग है सूरजकुंड से लेके दिल्ली तक की 30,000 की बुकिंग है, क्या मैं गाड़ी ले जाऊंगा आपकी? मैंने की मैं जरूर ले जाऊँ, बुकिंग के लिए तो गाड़ी खरीदी है। मैंने उससे वो गाड़ी दी, तो उसके घंटे डेढ़ घंटे बाद बंटी का फोन आता है। मैंने जबकि चलती गाड़ी दी है एकदम, और उसके हफ्ते 10 दिन पहले 2.5 लाख रुपए मेरे से उसको गाड़ी के बिल के नाम के लिए हैं। तो मेरे घंटे डेढ़ घंटे बाद बंटी का फोन आता है कि जय भाई आपकी गाड़ी सीज हो चुकी है, मैं आपकी गाड़ी नोएडा भेज रहा हूँ। उसने ना मेरे से पूछा ना कुछ करा, गाड़ी मेरी ट्विंग वैन में चढ़वा दी। अच्छा। और जब तक मैं वो गाड़ी के पास पहुंचता, बंटी ने मेरी गाड़ी जो कि मैंने अपनी तरफ से चलती हुई भेजी थी, उसने वो गाड़ी अपने मैकेनिक पुनीत जिसने मेरे को पहले 2.5 लाख का बिल पकड़ाया था उसके यहाँ पहुंचा दी। अच्छा ठीक है। ये जान के सर मुझे बड़ी निराशा हुई। मैंने बंटी से बोला भाई अपने ऐसे ऐसे गाड़ी पहुंचवा दी, मेरे को अपनी गाड़ी वापस लेके आनी है। तो 1 तारीख को गाड़ी उसने वहां पहुंचाई थी, तो 3-4 दिन में वो टालता रहा कि भाई मेरे को टाइम नहीं है, अभी ये नहीं है, मैकेनिक अभी आपको मिलेगा नहीं, ये और वो कर करके। और इन्हीं 3-4 दिन में, ताकि मुझे पता लग जाए कि वो गाड़ी में खराबी थी या नहीं थी, उन लोगों ने उसके पार्ट्स ही खुलवा दिए बिना मेरे से पूछे। अच्छा। तो गाड़ी का मालिक मैं, लेकिन सारे पावर है बंटी बंसल के पास, बिना मेरे से पूछे सारे पार्ट्स खुलवा दिए। अब तो वो इंजन सीज थी या नहीं थी अब तो पता ही नहीं चल सकता, क्योंकि सारे पार्ट्स ही गाड़ी के खुलवा दिए गए थे। अच्छा अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं आपकी गाड़ी के पार्ट ही बदल लिए गए हो सारे? सर बिल्कुल हो सकता है, जो मेरे से 2.5 लाख का ऐसे कर सकते हैं, 1.25 लाख रुपए। क्या आपसे कोई पैसे मांग रहे हैं वो गाड़ी सही करने के? गाड़ी खड़ी करने के समय 5-10 लाख रुपए मांगते हैं। ओहो, अच्छा अच्छा, यानी वो सोच रहे हैं जो पैसा आपके पास कुछ बचा खुचा है वो भी ले लें, गाड़ी की दोबारा ले ली जाए। अच्छा अच्छा, तो गाड़ी उन्हीं के पास है? गाड़ी सर उन्हीं के पास है। अच्छा, आज ये गाड़ी खड़ी है मेरे पास इसमें। तो अब आपके पास ना गाड़ी है ना पैसे हैं, बिल्कुल सड़क पर आ गए हो जी आप। सर, गाड़ी भी उन्होंने मेरे पास रखी है, पैसे तो सारे हैं ही इनके तो पास। क्या आपको लगता है ये साजिश के तहत इन लोगों ने आपके साथ लूट की, इतना पैसा आपका लूट लिया? सर ये एक फ्रॉड किया? एक पूरी गिरोह थी, इनमें 5-6 लोग थे, कोई भी अकेले काम नहीं करता आपको था। समझ नहीं आया है शुरुआत में? मुझे सर शुरुआत में समझ नहीं आता, मैं कोई 18 साल का लड़का था। अच्छा, बिल्कुल हॉस्टल से घर पे ही आया था। माँ बाप आपके खत्म हो गए माँ बाप थे, कोई और देखभाल करने वाला नहीं कोई था, देखभाल नहीं था। 18 साल की उम्र थी जी सर। और आपके नाम पे दुकान थी। जी सर। इनने सोचा कि चलो छोटा लड़का है, इसको समझ में आएगा नहीं, प्रॉपर्टी बिकवा देते जी। हैं और उसके बाद जो पैसा इसके पास आएगा वो भी धीरे धीरे खा जाएंगे। जी इसके लिए प्लानिंग की गई। जी सर। तो आपने पुलिस में एप्लीकेशन दी है, मुकदमा दर्ज हो गया है, क्या मांगे आपके? मेरी आपकी क्या मांगे पुलिस से? पुलिस से यही मांगे कि मेरे साथ जो भी मेरा जायज हुआ है, नाजायज हुआ है, तो सर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं बहुत ज्यादा परेशान पड़ा हूँ, तो थोड़ा प्रायोरिटी में मेरा काम करा जाए, बाकी जो मेरे जायज बनते हैं वो पैसे में लौटाए जाए। जो 30 लाख रुपए इन्होंने ब्याज के नाम पे लिए हैं वो पैसे वापस दिलाए जाएं। जी, ये भी मांगे आपकी? जी सर ये मांगे। और जो गाड़ी आप कह रहे हो कागज नकली है और गाड़ी के कागज फर्जी हैं, तो क्या वो फर्जी कागज इन लोगों ने बनवाए फ्रॉड करके? सर मुझे तो नहीं पता कि किन लोगों ने बनवाए थे, लेकिन पूरी उम्मीद हो सकती है कि इन लोगों ने ही बनवाए हों, क्योंकि मुझे तो इन लोगों द्वारा ही मिले गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने पता नहीं किया वहां पर जाकर जहां से आपने गाड़ी उठाई थी? सर मैं इसीलिए गाड़ी लेने जा रहा था, इसलिए रोहित वर्मा, बंटी बंसल व कुणाल चौधरी, ये तीनों कारों के डीलर थे। जब ये 3 कार के डीलर हैं बड़े बड़े, फ्यूचर कार करके नाम के बाईपास रोड बैंक का ऑफिस भी है। जब ये मेरे से कह रहे हैं कि ये गाड़ी के कागज सही है, तो मैं फिर सर कैसे यकीन करूंगा कि अगर नकली है? जब इन्होंने सही कह दिया मैं सही मानूंगा ना सर। नहीं, तो आपने जांच पड़ताल की कि क्या ये सच में कह रहे हैं गाड़ी का कागज नकली है? आप गए होंगे ना वहाँ दिल्ली में जहाँ से आपने गाड़ी उठाई, उनसे पूछा आपने? नहीं सर, जब इन्होंने गाड़ी मेरी सीज करवाई थी ना दिसंबर में, तो उसके बाद सर मेरे हरमन वालिया का अपने आप ही कहीं ना कहीं से उसको पता लग गया होगा कि मेरी गाड़ी सीज हो चुकी है, मैं परेशान हूँ, अपनी गाड़ी देखना चाहता हूँ। तो हरमन वालिया जिसके यहाँ गाड़ी खड़ी थी, उसका अमर मोटर करके नाम है, जनकपुरी वेस्ट में। उसका मेरे पे फोन आता है कि जय भाई मैं हरमन वालिया बोल रहा हूँ, मैं तेरे से पहले ही कह रहा था कि ये जो रोहित बंटी बंसल और जो तेरे साथ जितने फरीदाबाद के लोग आए थे, ये तेरे साथ कुछ धोखाधड़ी करने की साजिश में लगे पड़े थे।
लेकिन मैं जैसे खुल के कह नहीं पा रहा था क्योंकि इन लोगों ने मेरे को पैसे देके मेरा मुंह बंद कर दिया था। तो भाई अब मैं आपको ये बताता हूँ, आप एक बार कल मेरे ऑफिस आ जाओ, मैं आपको सारी कार्रवाई सच से बताऊंगा। तो ऐसी कार्रवाई मेरी हुई तो मैं उसको मैंने विजय को बताया, ना मैंने बंटी को बताया। मैं एकला मेट्रो करके अपना हरमन वाले के ऑफिस पहुंच गया। वहां जब मैं पहुंचा तो हमारी थोड़ी बहुत ऐसी बात चली। उसमें उसने मेरे को बताया कि गाड़ी के पैसे तो 20 लाख रुपए आए थे उसके पास, हरमन वाले के पास। बाकी के 7.5 लाख 10 लाख जो भी ऊपर के पैसे गए थे वो बंटी बंसल, रोहित वर्मा, कुणाल चौधरी, विजय मंगला, जितने भी फरीदाबाद की डीलर मेरे साथ गए थे उन लोगों ने खाए थे। अच्छा। उन लोगों ने हरमन वालिया से कहा था कि भाई हम ऊपर के पैसे जितने भी कमाए उससे आपका कोई मतलब नहीं है, डील आपको करनी है, लेकिन करनी उतने पैसों में, इतने में हम बोलेंगे। अच्छा। आप अपने 20 लाख रख लेना, ऊपर के सारे पैसे हम रख लेंगे। ये सब हरमन वाले ने मेरे को बताई। तो ऐसे ही हरमन वाले की मेरी और 1-2 घंटे बहस चली। तो उसके बाद मैंने फिर ज्यादा बात को ना खींचते हुए मैं मुद्दे पे आया। मैंने हरमन वाले से कहा भैया जो हो गया वो हो गया, आपने मेरे को गाड़ी के मकसद से बुलाया है, तो अभी गाड़ी मेरे से कितने की वापस लोगे? तो उसने मेरे से कहा भाई गाड़ी तो मैं आपके ले लूंगा, मैंने आपको बुलाया भी इसीलिए था, लेकिन मैं आपसे गाड़ी कल ले पाऊंगा, मेरे पास पेमेंट इतनी रेडी नहीं है। तो मैंने कहा भैया कोई नहीं मैं कल आ जाऊंगा, अगर ऐसी बात है तो गाड़ी 15 लाख में ले लोगे ना, मैं तभी आऊंगा। उसने कहा हाँ भाई मैं आपकी गाड़ी 15 लाख में ले लूंगा, आप कल आ जाना। अच्छा। तो सर मैं वहां से वापस गया, मैं अगले दिन फिर वहाँ पे उसी टाइम 12-1 बजे के आसपास वापस आया। तो हरमन वालिया ने मेरे को 1-2 घंटे वेट करवा के ऑफिस में अपनी गाड़ी से वो आता है और बैग में वो लगभग 12 या 15 लाख रुपए लेके आता है। मैंने गिने तो वो नहीं थे, मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। उसके बाद वो पैसे मेरे बगल में मेरे रख देता है। तो मेरे से कहता है जय भाई एक बार ये पैसे पे हाथ मार लो, 12-15 लाख है कि नहीं, और उसके बाद कैश पे साइन कर देना। अच्छा। तो मुझे लगा भाई ये मेरे को पैसे दे रहा होगा, तो मेरे को हाथ मार लेता हूँ। मैंने जैसे ही 1-2 गड्डी उठा के मैंने गिनना चालू करा तो उसने चुपके से मेरी वीडियो बना ली। वहाँ मेरे से कहा कि जय भाई हमारा भी खरीदने का मन नहीं है, आप 2-3 दिन बाद आना, क्या पता और महंगी भी खरीद लें। अच्छा। मैंने कहा चलो भैया कोई बात नहीं, नहीं बेचनी। उसने फिर वो पैसे अपने बैग में भर के उस ऑफिस से बाहर ले गया। वह बाद में मुझे धमकाने लगा और पिस्टल दिखाने लगा। अच्छा। कि जी उस पर गोल्डन कलर की पिस्टल थी। तो वो मेरे को दिखाने लगा कि देख तेरे 15 लाख की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, या तो तू 15 लाख की कैश की सीट पे साइन कर दे कि गाड़ी छोड़ दे, वरना 15 लाख की रिकॉर्डिंग तो मेरे पड़ी है, गाड़ी तेरे को ऐसे ही छोड़नी पड़ेगी, और गाड़ी तेरे नाम पे है भी नहीं। अच्छा। मैं बहुत ज्यादा दबाव में आ गया था। तो मैं कैसे ना कैसे उसे मीठा बन के हाँ भैया मैं आगे तो नहीं कर पाऊंगा, मैं कल परसों आपको जैसे तैसे करके कर दूंगा, समझा करो, चाहे और सस्ती कर दूंगा। कर रुके मैं उसके ऑफिस से जैसे तैसे जान छुटा के वहां से भागा। अच्छा अच्छा। उसके बाद सर ऐसे करते करते मुझे पता लग गया कि हरमन वालिया भी इन्हीं घरों का आदमी है और वो मेरे से गाड़ी फ्री में लेना चाहता है। तो सर मैं वहां से अपना पीछा छुड़ाया और ऐसे करते करते मैंने हरमन वालिया से ही अपना पीछा छुड़ाया। अच्छा अच्छा। तो अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, गाड़ी भी आपकी चली गई है जी, और पैसे भी चले गए हैं जी। अब आप पुलिस से इन ठगों के खिलाफ, इन फ्रॉड चीटर्स के खिलाफ कार्रवाई कराना चाहते हैं। जी सर। पुलिस में गए आप, मुजस्सर थाना में FIR दर्ज है, उन्होंने क्या कहा? सर पुलिस की सबसे पहले शुरुआत ऐसे हुई थी कि 30 जून में जब लॉकडाउन खत्म हो रहा था, जब पवन बिगराज घाटा गांव का सिंगर है, उसका मेरे को फोन आता है कि भाई ये गाड़ी तो मेरे नाम पे है। उस गाड़ी का नंबर था PIG 0707। गाड़ी वही थी जो मेरे को PIG 7 कहके भेजी गई थी। तो सर पवन बिगराज मेरे से कहता है कि भाई ये गाड़ी तो मेरे नाम पे है, या तो 5-7 लाख रुपए लेके गाड़ी को छोड़ दे, वरना गाड़ी तो मेरे नाम पे है, मैं तो इकला आदमी है तो कुछ कर भी नहीं पाएगा, मैं इस गाड़ी को तेरे से मार उठा के ले जाऊंगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो मैंने गुस्से में उससे कहा भाई तो एक काम कर, गाड़ी को उठाई ले जा, बेचूंगा तो मैं नहीं। तो उसने मेरे से बहस होने के बाद उसने मेरे से फोन काट दिया। उसके बाद सर ऐसे करते करते ही उनकी डीलरों में रोज फोन आने लगे, तो 5-7 लाख में गाड़ी दे रहा है कि नहीं दे रहा, मैं परेशान हो गया। उसे परेशान होने के दौरान मैं CIA में पहुंचा, ये कुछ जुलाई में मैंने जाके अपना CIA का हेडक्वार्टर है अपना ये DCP क्राइम का 29 सेक्टर के आसपास, 30 सेक्टर में पुलिस लाइन, जी 30 सेक्टर में पुलिस लाइन में, ठीक है, पुलिस लाइन में DCP क्राइम का हेडक्वार्टर है। मैंने वहां पे जाके एक रीडर साहब थे, उनको सारी अपनी कार्रवाई सुनाई। उन्होंने कहा जी आपके साथ बहुत गलत हो रखा है, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, आप एक काम कीजिए ऑनलाइन कंप्लेन द्वारा एक बार DCP क्राइम पे अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा दीजिए। तो मैंने कंप्लेन में रजिस्टर करवाई, कंप्लेन मेरी तुरंत रजिस्टर हो गई। उसके कुछ टाइम बाद यहाँ पे 3-4 अगस्त को CIA DLF में मेरी फाइल मार्क करी गई। वहां से मेरे फोन आया कि जय भाई आपकी फाइल CIA DLF मार्क कर दी गई है, आपको जो भी कार्रवाई होगी CIA DLF द्वारा की जाएगी, CIA DLF द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो सर CIA DLF से मेरे कुछ दिन बाद अगस्त में ही 6-7 तारीख को फोन आता है मेरे IO का, कुलदीप नाम था उसका, वो मेरे से कहता है कि अभी फाइल आई है मेरे पास, एक बार आके आ जाइए, सारी कार्रवाई समझाइए। मैंने सारी कार्रवाई यहाँ समझाई। उसके कुछ दिन बाद उन लोगों ने सारे इन अपराधियों को बुलाया। उसमें कुछ अपराधी थे जो नहीं आते थे, जो जैक जोग लगाते थे या फिर जो भी करते थे मुझे नहीं पता, जैसे हरमन वालिया हो गए,
बंटी बंसल हो गए, ये हरमन वालिया, रोहित वर्मा, और जो भी जो मोटे मोटे लोग थे वो आने में आनाकानी करते थे। अच्छा। मैं CIA में इसकी कंप्लेन करता था तो मेरी कोई सुनवाई नहीं करते थे। अच्छा। तो मेरे को फिर वहां से 3-4 महीने मेरा केस चला। 3-4 महीने में केस चलने के बाद उसमें ये सारे लोग जितने भी जिनके नाम मैंने अपराधियों के नाम लिखवाए थे वो सब वहाँ पे आके अपने बयान दे के गए। तो बयान में एक बार हरमन वालिया और रोहित वर्मा जो नहीं आए थे वो भी एक बार आके अपने बयान दे गए। पवन बेगराज भी GCI कुछ हुआ, पैसा वैसा मिला आपका? पैसा वैसा कुछ नहीं मिला सर। वहाँ जुलाई में मैंने कंप्लेन दर्ज करी थी और दिसंबर तक मैंने धक्के खाए। दिसंबर में कंप्लेन होने के बाद वो कंप्लेन मेरी ACP EOW में मार्क कर दी गई दिसंबर लास्ट में। तो ACP EOW से मेरे को फोन आया कि आपकी कंप्लेन यहाँ हो चुकी है, अब CIA से कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ फिर मैंने ACP EOW से लिंक बनाया, वहाँ पे जाने लगा। वहाँ उन लोगों ने फरवरी में इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जिसमें इन्होंने लगभग कोई 7 से 8 धारा लगाई। वो धारा है 120B, 420। हाँ, आपने मैंने पढ़ लिया शुरुआत में। बिल्कुल। इस धारा FIR दर्ज हुई है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है जो आरोपी हैं। सर दिसंबर में कंप्लेन गई थी EOW में, उन लोगों ने फरवरी में। चलो, FIR दर्ज करके अच्छा काम किया है। और उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 3-4 महीने हो गए हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। 4 महीने में से कोई गिरफ्तारी। तो आपकी क्या मांग है पुलिस कमिश्नर साहब से? सर 4 महीने से मैं गिरफ्तारी के लिए बस हाथ जोड़ता हूँ कि गिरफ्तारी कर लें ताकि मेरे काम में थोड़ी तेजी आ जाए। क्योंकि काफी तो गुरु ने मेरा साथ दे दिया है, मुकदमा दर्ज कर दिया है। पहले तो मेरे पे कुछ भी नहीं था, मेरे पे कम से कम कहने के लिए मुकदमा तो है, मैं उनको कुछ तो गलत साबित कर सकता हूँ। लेकिन सर अभी उनको गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, ना उनको कोई सख्ती दिखाई जा रही है। मैं पुलिस फोन करता हूँ तो वो कहते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, हम कार्रवाई नहीं कर सकते। सर मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, काफी काम हो चुका है। बस मैं ये चाहता हूँ कि सर सख्त से सख्त मेरी FIR के बाद सख्त कार्रवाई की जाए। सर मेरे को बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा जल्दी निपट जाए। क्योंकि सर इन लोगों ने मेरी 6 लाख की पॉलिसी कराई थी जिसमें अगर मैं गलती से मर गया है, इन लोगों ने मरवा दिया तो उसका 1.25 करोड़ का फायदा विजय मंगला को हो सकता है। अच्छा, तो जो इतना नीचे गिर सकता है वो मेरे को इसलिए भी मरवा सकता है। और दूसरा, मैंने इन लोगों का मुकदमा दर्ज करवा रखा है तो मेरे को इन बाकियों से भी खतरा है। अच्छा। तो सर मैं चाहता हूँ कि मेरे को सुरक्षा की जाए और दूसरा इन लोगों से मेरी जान की रक्षा भी की जाए। अच्छा, जान को भी आपको ऐसा लग रहा है कि खतरा है, ये लोग आपको मार देंगे। पवन ने, हरमन वाली ने 2 बार मेरे को पिस्टल दिखा के, हरमन वाली ने पिस्टल दिखा के, रोहित वर्मा ने पिस्टल दिखा के, और पवन बेगराज ने फोन पे धमकी देके मेरे को 3 बार डराया गया है। ओहो, आपकी जान को भी खतरा है। जी सर। अभी चलो, हाँ चलो देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। पुलिस इस मामले में मुकदमा तो दर्ज कर चुकी है, मुकदमा तो सर दर्ज किया गया है। लेकिन मेरी CP साहब से एक विनती है कि मेरी जयगढ़ वाले केस में मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन मैं CP दरबार में एक बार 15 तारीख को पेश हुआ था, 15 सितंबर को। उसमें मैंने जो मेरे वाकई के बकाया कैश के जो लेन देन थे और मेरे साथ बाकी धोखाधड़ी हुई थी, मैंने उसके खिलाफ कंप्लेन करी। तो CP साहब ने, वह ACP अशोक कुमार जी ने, वह ACP अर्शदीप जी ने तो अच्छी कार्रवाई करी। लेकिन जब उन्होंने अपनी फाइल, मेरी फाइल SHO मुजेसर मार्क करी तो SHO मुजेसर जी ने मेरी फाइल वहाँ गौची चौकी मार्क कर दी गई। गौची चौकी में वहाँ पुलिस था, ASI सतेंद्र जी ने मेरे को दबाव देके, जबकि मेरी फाइल CP दरबार से गई थी, तब भी सर मेरे को दबाव देके मेरे से एक आ गया कि साले तेरे पे क्या सबूत है कि ये तुमने इनको कैश दिया है, ये वो। जबकि मैंने उसको जितना सर मेरे से अपनी तरफ से हो सका मैंने उनको रिकॉर्डिंग सुनाई, मैंने गवाह 1-2 पेश करे, लेकिन तब भी मेरे को दबा दबू के उन्होंने मेरे से मेरी फाइल पे साइन करवा लिए। अच्छा। और मैंने सारी पूरी केस बंद कर दी। वह BPTP के कोई एक SHO थे जो रोहित के जानकार थे, उनके द्वारा मेरे को फोन करा गया, मेरे को दबाव दिया गया, तो पुलिस प्रशासन को जानता नहीं है, तो गलत मुठभेड़ में पड़ रहा है, तो इस चक्कर में मत पड़, तो अपनी फाइल वापस ले ले। इसमें मेरे को करूँ कि सर मेरी वो फाइल मेरे से कैंसिल करवा दी गई। यानी वो 30 लाख रुपए जो आपसे इन लोगों ने लिया था, उस मामले की फाइल दबा दी गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब पुलिस कमिश्नर साहब से आपकी अपील है कि उस मामले में भी कार्रवाई की जाए फिर से उठाया और जाए आपके पैसे वापस दिलाए जी सर, क्योंकि और जान माल की रक्षा की जाए। जी सर। ठीक है जय गर्ग जी, देखते हैं इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। कृपया सर। ठीक है जी, नमस्कार।